हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल नाव रेलवे में। दोस्तों, इस चैनल पर रेलवे विभाग या परीक्षा संबंधित हर एक विभाग का प्रश्न पत्र अपलोड किया जाता है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। आज का प्रश्न जो है दोस्तों, वो साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए 25% LDC कोटा के तहत मैकेनिकल या CNW विभाग का प्रश्न पत्र, यह एग्जाम 5 फरवरी 2023 को कंडक्ट करवाया गया था। तो आइए दोस्तों देखते हैं। इसमें टोटल 110 प्रश्न रहते हैं। इसमें आपको 100 प्रश्न का उत्तर देना है। 10 प्रश्न जो होते हैं दोस्तों, आपको पता होगा कि LDC के जितने भी एग्जाम होते हैं उसमें 10 प्रश्न जो होते हैं वो राजभाषा के पूछे जाते हैं। इसमें नेगेटिव मार्किंग 1/3 रहता है। तो दोस्तों देरी नहीं करते हुए आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, दोहरे पाइप ब्रेकिंग प्रणाली डैश में मदद करता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, रिलीज का समय कम करने के लिए। प्रश्न संख्या 2, PEASD में डैश मिलीमीटर चौक दिया जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 8 मिलीमीटर। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 3, बॉक्स एंड डिब्बे के एक ही ट्रॉली एवं एक ही वैगन के पहिए के व्यास में अनुमेय भिन्नता क्या है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 13 मिलीमीटर व 25 मिलीमीटर। ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 4, ICF BG डिजाइन कोच का पहिया व्हील बदलते समय एक ही बोगी और एक ही कोच पर व्हील ट्रेड के व्यय में अनुमेय भिन्नता क्या है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 5 मिलीमीटर एवं 13 मिलीमीटर। प्रश्न संख्या 5, रेल स्प्रिंग कारखाना कहाँ स्थित है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, ग्वालियर। प्रश्न संख्या 6, बैगन की खाली स्थिति में बफर की ऊंचाई के अधिकतम एवं न्यूनतम आयाम होते हैं, कितने होते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 1105 मिलीमीटर एवं 1090 मिलीमीटर। प्रश्न संख्या 7, ICF डिब्बे के पहिए पर अनुमेय फ्लैट फेसेज सपाट स्थल कितना होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 50 मिलीमीटर। प्रश्न संख्या 8, BALC वैगन के पहिए का अधिकतम व्यास कितना होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 840 मिलीमीटर। प्रश्न संख्या 9, BALC वैगन की खाली स्थिति में ब्रेक सिलेंडर का अधिकतम प्रेशर कितना होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 2.2 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। प्रश्न संख्या 10, ICF बोगी का व्हील बेस क्या है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, 2896 मिलीमीटर। प्रश्न संख्या 11, 24 डिब्बों वाली गाड़ी के लिए जरूरी अनुरक्षण समय क्या है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 6 घंटे। प्रश्न संख्या 12, स्प्लिट पिन को कितने कोण विभाजित करना चाहिए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 45 डिग्री। प्रश्न संख्या 13, CC रेख का शुरुआती स्टेशन से ब्रेक पावर प्रतिशत होता है, कितना होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, 100%। प्रश्न संख्या 14, 58 डिब्बों वैगन वाली ट्रेन के ब्रेक वैन में न्यूनतम VB प्रेशर चाहिए, कितना चाहिए। तो यह चाहिए दोस्तों 4.7 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। प्रश्न संख्या 15,
G97 अनुसार मालगाड़ी में एयर प्रेशर का अनुमेय लीकेज रेट क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 0.25 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर मिनट। प्रश्न संख्या 16, हेड स्टॉक से बफर का मानक प्रक्षेपण स्टैंडर्ड प्रोजेक्शन क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 635 मिलीमीटर। प्रश्न संख्या 17, हेड स्टॉक से बफर का न्यूनतम अनुमेय प्रक्षेपण प्रोजेक्शन है कितना है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी 584 मिलीमीटर। प्रश्न संख्या 18, बफर प्लंजर का अधिकतम आघात कितना मिलीमीटर होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 127 मिलीमीटर। प्रश्न संख्या 19, आईसीएफ डिब्बे का भार ट्रॉली में किसके जरिए स्थानांतरित होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी साइड बेयरर। प्रश्न संख्या 20, शताब्दी आईसीएफ डिब्बे का आईओएच किस अंतराल पे किया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 9 महीने कार्यशाला में। प्रश्न संख्या 21, नवनिर्मित डिब्बे का आईओएच के बाद किया जाता है, क्या किया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 1 साल बाद। प्रश्न संख्या 22, आईसीएफ डिब्बे के छोर पर बनी हुई पीली पट्टियां दर्शाती है, तो यह दर्शाती है दोस्तों एंटी टेलीस्कोप। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 23, के टाइप वाली ब्रेक ब्लॉक को बदला जाना चाहिए अगर इतना घिस जाए? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 12 मिलीमीटर अगर घिस जाए तो इसको चेंज कर देना चाहिए। प्रश्न संख्या 24, निरीक्षण यान प्रशासनिक का परिवहन कोड क्या होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी RA। प्रश्न संख्या 25, सवारी डिब्बे के पानी टंकी की सप्लाई का समय अंतराल कितना है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 1 माह। प्रश्न संख्या 26, सवारी स्टॉक का पुनर्निर्माण रिहैबिलिटेशन के दौरान किया जाता है, तो यह किया जाता है दोस्तों आपके 12 से 15 वर्ष के बीच। प्रश्न संख्या 27, FRP का क्या मतलब है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी फाइबर रेनिफोर्स्ड प्लास्टिक। प्रश्न संख्या 28, कौन सा दोष जांचने के लिए UST का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए अंदरूनी दरार। प्रश्न संख्या 29, बीजी वैगन के नए पहिए का एक ही धुरी एक्सल पर व्यास की अनुमेय भिन्नता क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 0.5 मिलीमीटर। प्रश्न संख्या 30, नवनिर्मित बॉक्स एंड वैगन का पहला POH की अवधि क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 6 वर्ष। प्रश्न संख्या 31, बॉक्स एंड वैगन की कपलर से कपलर तक की कुल लंबाई क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 10,713 मिलीमीटर। प्रश्न संख्या 32, बीजी ब्रेक वैन का POH कितना है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 2 वर्ष। प्रश्न संख्या 33, कैसनव बोगी के निरीक्षण एवं अनुरक्षण दिशा निर्देश हेतु RDSO की किस पुस्तिका का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी G95। प्रश्न संख्या 34, एयर ब्रेकिंग सिस्टम में थ्रेड जॉइंट्स को कसने हेतु किस प्रकार की टेप का इस्तेमाल किया जाता है?
तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, टेफ्लॉन टेप। प्रश्न संख्या 35, बॉक्स एंड वैगन के ब्रेक सिलेंडर का व्यास कितना होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 355 मिलीमीटर। प्रश्न संख्या 36, वैगन के पहिए पर अनुमेय फ्लैट फेसेस सपाट स्थल कितना है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 60 मिलीमीटर। प्रश्न संख्या 37, एलएचबी डिब्बों की अधिकतम गति क्षमता क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 160 किलोमीटर प्रति घंटा से 200 किलोमीटर प्रति घंटा तक बढ़ाया जा सकता है। प्रश्न संख्या 38, एलएचबी कोच का व्हील गेज क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 1600 ± 1 मिलीमीटर। प्रश्न संख्या 39, एलएचबी डिब्बों के नए व्हील का व्यास कितना है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 915 मिलीमीटर। प्रश्न संख्या 40, एलएचबी डिब्बों के व्हील के व्यास का कंडेम निराकरण करने की सीमा क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 845 मिलीमीटर। प्रश्न संख्या 41, एक पहिए एलएचबी पे कितने ब्रेक डिस्क हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 2। प्रश्न संख्या 42, एलएचबी डिब्बे में किस प्रकार के रोलर बेयरिंग का उपयोग होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, कार्टिज टेपर्ड रोलर बेयरिंग। प्रश्न संख्या 43, एलएचबी डिब्बों में डंप बॉल तभी कार्य करेंगे जब क्या होगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, पहिए की गति में अंतर असमान होने पर। प्रश्न संख्या 44, एलएचबी डिब्बे में ब्रेक डिस्क की मोटाई क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 110 मिलीमीटर। प्रश्न संख्या 45, एलएचबी डिब्बों में ब्रेक डिस्क का व्यास क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 640 मिलीमीटर। प्रश्न संख्या 46, एलएचबी डिब्बे में कितने प्रकार के शॉक एब्जॉर्बर्स का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 4। प्रश्न संख्या 47, एलएचबी डिब्बों में बोगी और कार बॉडी में जुड़े शॉक एब्जॉर्बर का नाम क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यो। प्रश्न संख्या 48, दो डिब्बों को जोड़ने के लिए महत्वपूर्ण शर्त है, क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी दो डिब्बों को सीधा रेखा में होना चाहिए, दो डिब्बों को कपलर जुड़ाव की सीमा होना चाहिए। ए और बी दोनों इसका सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 49, एलएचबी डिब्बे का लगभग राइडिंग इंडेक्स क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 2.5। प्रश्न संख्या 50, एलएचबी डिब्बे का ट्रिप अनुरक्षण शेड्यूल यानी एलएचबी डिब्बे का D1 किया जाता है? तो ये किया जाता है दोस्तों आपके प्रत्येक ट्रिप पे, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 51, एलएचबी डिब्बे का D2 अनुरक्षण शेड्यूल किया जाता है कितने दिनों पर? तो यह आपका किया जाता है दोस्तों 30 दिनों पर, ±3 दिन। प्रश्न संख्या 52, एलएचबी डिब्बे का D3 अनुरक्षण शेड्यूल किया जाता है, यह किया जाता है दोस्तों 180 दिन ±15 दिन। प्रश्न संख्या 53, एलएचबी डिब्बे का SS1 सॉफ्ट शेड्यूल किया जाता है, तो यह किया जाता है आपका दोस्तों 1.5 वर्ष या 6 लाख किलोमीटर चलने पर जो पहले हुआ हो, ऑप्शन नंबर सी इसका पहला सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 54, एलएचबी डिब्बे का SS2 सॉफ्ट शेड्यूल 2 किया जाता है, तो यह किया जाता है दोस्तों आपके 3 वर्ष या 12 लाख किलोमीटर चलने पर जो पहले हुआ हो। प्रश्न संख्या 55,
एलएचबी डिब्बे का आईओएस शेड्यूल किया जाता है? तो यह किया जाता है आपका दोस्तों 18 माह यानी 1.5 वर्ष पर। ऑप्शन नंबर इसका सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 56, एलएचबी डिब्बे का जीवन काल यानी कोडल लाइफ कितना होता है? तो इसका कोडल लाइफ जो होता है दोस्तों वो होता है 35 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 57, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है आपके पेराम्बूर। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 58, अगर पैसेंजर स्टॉक एक्सीडेंट में कोई मानवीय जीवन हानि होने पर वह यंत्र द्वारा आयोजित की जाती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, रेलवे सुरक्षा आयुक्त द्वारा इसकी जांच की जाती है। ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 59, भरी अवस्था में आईसीएफ डिब्बे के बफर की न्यूनतम अनुमेय ऊंचाई क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 1030 मिलीमीटर। प्रश्न संख्या 60, नवनिर्मित डिब्बे को आईओएच के बाद किया जाता है? तो क्या किया यह किया जाता है 1 वर्ष के बाद। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। अब कुछ इस्टेब्लिशमेंट के प्रश्न यानी स्थापना के प्रश्न है उसको देख लेते हैं। IREM का पूरा नाम क्या है यानी फुल फॉर्म पूछ रहा है। तो इसका फुल फॉर्म होगा दोस्तों इंडियन रेलवे इस्टेब्लिशमेंट कोड। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 62, अन्य पिछड़ी जाति के उम्मीदवारों को सीधी भर्ती में कितने प्रतिशत की छूट दी जाती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 3 वर्ष। प्रश्न संख्या 63, अनुसूचित जाति जनजाति के उम्मीदवारों को सीधी भर्ती में कितने वर्ष की छूट दी जाती है? तो यह दी जाती है दोस्तों 5 वर्ष के लिए। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 64, पूर्वीय तट रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो यह आपका भुवनेश्वर में है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 65, ZRTI का पूरा अभिप्राय क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, जोनल रेलवे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। प्रश्न संख्या 66, एनपीएस कब शुरू की गई थी? तो यह शुरू की गई थी दोस्तों 1/1/2004 से। ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 67, पूरे सेवा काल में कितने संशोधित एमएसपी दिए जाते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 3। प्रश्न संख्या 68, आश्रित को शामिल कर अधिकतम कितने सदस्यों के लिए सुविधा पास जारी किया जा सकता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 5 सदस्य। प्रश्न संख्या 69, ग्रेड वेतन लेवल 5 के कर्मचारियों को कितने सेट द्वितीय श्रेणी का पास दिया जा सकता है? तो यह दिया जा सकता है दोस्तों 3 सेट। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 70, सुविधा पास में कितने आश्रित हो सकते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए अधिकतम 2। प्रश्न संख्या 71, निरंतर श्रेणी कर्मचारियों के संबंध में ओवर टाइम की गणना की उद्देश्य से के लिए औसत अवधि क्या है? तो इसकी औसत अवधि जो होती है दोस्तों 2 साप्ताहिक या बाय वीकली होती है। प्रश्न संख्या 72, HOER के नियम के तहत कर्मचारियों का वर्गीकरण कितने श्रेणी में किया गया है? तो यह किया गया है दोस्तों 4 श्रेणी में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 73, रेलवे श्रमिक संगठनों के सहयोग से उठाए जाने वाले विभिन्न मुद्दों पर और समस्याओं का समाधान करने के लिए बनाए गए तंत्र का नाम बताएं। तो उसका नाम होगा दोस्तों PNM यानी कि परमानेंट नेगोशिएटिव मशीनरी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 74, एक छमाही में कितने दिन की LHP डे बनती है? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 10 दिन। प्रश्न संख्या 75, महिला रेल कर्मियों को प्रसूति अवकाश कितने दिन दिया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 180 दिन। प्रश्न संख्या 76,
एक छमाही में कितने दिन की पूर्ण वेतन छुट्टी यानी LAP बनती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 15 दिन। प्रश्न संख्या 77, पितृत्व अवकाश 10 बच्चों तक दिया जाता है। पितृत्व अवकाश जो है दोस्तों 2 बच्चों तक इसको दिया जा सकता है। प्रश्न संख्या 78, पितृत्व अवकाश 10 दिनों के लिए दिया जाता है। तो यह दिया जाता है दोस्तों आपके 15 दिनों के लिए। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 79, औसत संवेदन छुट्टी अधिकतम 10 दिन तक जमा की जा सकती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 300 दिन। प्रश्न संख्या 80, पूरे सेवा काल में कितने दिन छुट्टी का नगदीकरण किया जा सकता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 60 अधिकतम दिन 2 वर्ष के अंतराल के बाद। प्रश्न संख्या 81 यानी जनरल नॉलेज का यह प्रश्न है। इसमें से जोन को डिवीजन के साथ लगाने के लिए बता रहा है। तो आइए इसको भी देख लेते हैं। सियालदह डिवीजन जो है वो पूर्व रेलवे में है, तो हम इसको डायरेक्ट यही कर देते हैं पूर्व रेलवे। वाल्टेयर डिवीजन जो है वो दोस्तों आपका पूर्व तट रेलवे में स्थित है। गुंटकुल डिवीजन जो है दक्षिण मध्य रेलवे में स्थित है। और हुगली डिवीजन जो है दक्षिण पश्चिम रेलवे में स्थित है। प्रश्न संख्या 85, इसमें वन्य जीव अभ्यारण्य के नाम और राज्य से इसको मिलान करना है। तो कान्हा दोस्तों मध्य प्रदेश में है। ताबोडा दोस्तों महाराष्ट्र में है। गिर जो दोस्तों गुजरात में है। और रणथंभौर दोस्तों राजस्थान में है। प्रश्न संख्या 89, राज्यों की राजधानी से मिलान कीजिए। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून हो जाएगी। मेघालय शिलोंग, मणिपुर इम्फाल और नागालैंड कोहिमा। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, व्यक्ति का उनके कार्य क्षेत्र से मिलान करें। स्मृति रंधावा, तो यह दोस्तों जो है वो क्रिकेट से संबंधित है। मैरी कॉम यह मुक्केबाज है। PV सिंधु ये बैडमिंटन से है। और सिनोप हॉलेप यह टेनिस से संबंधित है। प्रश्न संख्या 97, राज्यों और नदियों का मिलान कीजिए। तो महाराष्ट्र में जो नदी है वो है गोदावरी। मध्य प्रदेश में जो है वो है आपका नर्मदा। आंध्र प्रदेश में कृष्णा। और उड़ीसा में जो है वो महानदी है। प्रश्न संख्या, अब आपको दोस्तों पता होगा कि जितने भी LDC एग्जाम होते हैं उसमें से 10 प्रश्न जो होता है वो राजभाषा का पूछा जाता है। तो इसलिए अगर आपको LDC एग्जाम पास करना है तो राजभाषा पर आपकी पकड़ बहुत अच्छी होनी चाहिए। इसके लिए मैंने अलग से वीडियो बना दिया है, आप चैनल पर विजिट करके उसको देख सकते हैं। तो आइए देख लेते हैं राजभाषा के प्रश्न को भी। भारतीय संघ राज्य की राजभाषा क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए देवनागरी लिपि में हिंदी। प्रश्न संख्या 102, राजभाषा नियम के अंतर्गत भारत के सभी राज्यों को कितने से वर्गों में वर्गीकृत किया जाता है? तो इसको 3 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। प्रश्न संख्या 103, हर साल हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 14 सितंबर को। प्रश्न संख्या 104, अरुणाचल प्रदेश की राजभाषा क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए अंग्रेजी। प्रश्न संख्या 105, राजभाषा अधिनियम के अंतर्गत किन किन राज्यों में उर्दू को राजभाषा के रूप में घोषित किया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आंध्र प्रदेश व बिहार। प्रश्न संख्या 106, 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं सम्मिलित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 22 भाषा। प्रश्न संख्या 107, केंद्रीय हिंदी समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो इसके अध्यक्ष दोस्तों हमेशा प्रधानमंत्री होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा।
प्रश्न संख्या 108, राजभाषा विभाग के राभाकाश का पूर्ण स्वरूप क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, राजभाषा कार्यान्वयन समिति। प्रश्न संख्या 109, 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाओं में कौन सी विदेशी भाषा का समावेश है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, नेपाली। प्रश्न संख्या 110, निम्न में से कौन से हिंदी पाठ्यक्रम केंद्र सरकार के कर्मचारियों की निर्धारित हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों प्रबोध, परवीन और प्रयाग, ये तीनों, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। तो दोस्तों आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। यह चैनल आपके लिए बहुत ही लाभकारी साबित होगा। आज तक के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं कल नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।